भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय के कारक, ये इस नए टॉपिक की शुरुआत और इसी टॉपिक के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। ठीक है कि नहीं? ये आधुनिक भारत की यदि कहा जाए कि शुरुआत सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब बनना शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है, और इसको एक एक करके आपको देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के कारक क्या थे। तो कारक में कई कारक आप पढ़ चुके हैं, जैसे अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति। तो क्या आपने भू राजस्व नीति नहीं पढ़ा? 3 भू राजस्व नीति थी, अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तीनों का स्वरूप एक ही था। तीनों का स्वरूप तो खैर अलग अलग था, उद्देश्य एक ही था, अधिकतम भू राजस्व की वसूली। वो पहला कारण हो जाएगा। आपने अभी जस्ट आपको मैंने कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उसके माध्यम से पुनर्जागरण हुआ, वो दूसरा कारण हो गया। संचार साधनों का विकास हुआ, रेल आ गया, परिवहन साधनों का विकास हुआ, उसके कारण भी हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आ गया, उसके कारण हो गया। प्रेस और साहित्य का विकास हुआ। ठीक है कि नहीं? तो ये सारे कारण मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिए। अब इसको ऐसे लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना 1885 से मानी जाती है। 1885 से मानी जाती है, 1885 से मानी जाती है, 1885 से मानी जाती है। लेकिन इसके उदय की कारक की पृष्ठभूमि, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर इसके उदय के कारक की पृष्ठभूमि अखिल भारतीय स्तर पर इसके उदय के कारक की विगत कई वर्षों से बन रहे थे, विगत कई वर्षों से बन रहे थे। ठीक है? अब विगत कई वर्षों से जो बन रहे थे, तो हम लोग इस कारक को एक एक करके देखेंगे। अंग्रेजों की, पहला है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति, शोषणकारी आर्थिक नीति। इस शोषणकारी आर्थिक नीति की कड़ी में आपने देखा होगा कि भूमि व्यवस्था थी। सबसे पहली व्यवस्था तो क्या थी? भूमि व्यवस्था। और भूमि व्यवस्था के कोई भी स्वरूप क्यों न थे, चाहे वो अस्थाई हो, रैयतवाड़ी हो, महलवाड़ी हो, ये तीनों का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, और वो था अधिकतम भू राजस्व की वसूली। अधिकतम भू, ये तीनों का उद्देश्य एक ही था। ये तीनों का उद्देश्य क्या था? एक ही, अधिकतम भू राजस्व की वसूली। अधिकतम भू राजस्व की वसूली। ठीक है? इसके उद्देश्य एक ही थे, स्वाभाविक था। दूसरा, इस अधिकतम भू राजस्व के कारण और जो स्वरूप था उसके कारण एब्सेंटी लैंड लॉर्ड का कॉन्सेप्ट, रैयत का अधिकार सीज, किसान खेती छोड़ने लगे क्योंकि खेती में सुधार नहीं, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डी औद्योगिकरण, डी औद्योगिकरण हुआ। जो डी औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है? कि कृषि पर निर्भरता घटनी शुरू हो गई। ये यूपीएससी में ये लाइन पूछा हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? आर्टिकल लाइन ही है।
कृषि पर निर्भरता में कमी होना, कृषि पर निर्भरता में कमी हो। और इसके अलावा डिफरेंट टैक्स, विभिन्न कर और भी लिए जाते थे, विभिन्न कर और भी लिए जाते थे। और इन सब के कारण, ये जो विभिन्न कर लिए जाते थे, इन सब के कारण ये विभिन्न कर में क्या था, कोलूपराई, सलामी कर, कुतही कर, ये डिफरेंट कर था, छोटे छोटे स्तर। अब मत दो, है कि नहीं? ये जो डिफरेंट कर थे, इन डिफरेंट कर के कारण अधिकतम शोषण करने की जो नीति हुई, उसके कारण प्रतिक्रियाएं थी। और इसी प्रतिक्रिया की कड़ी में दादाभाई नौरोजी ने, आप लोग को याद होगा कि डेन ऑफ वेल्थ के बिंदु को उठाया। ब्रिटिश आर्थिक चरित्र की मीमांसा की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रथम आर्थिक चिंतक दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का सिद्धांत दिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक जो सिद्धांत है, वो भी उसके माध्यम से भी उन्होंने दिखाया कि भारत में गरीबी क्यों बढ़ रही है। तो ये सारे संदर्भ में मिल करके इस पॉइंट्स को आगे आप बढ़ा सकते, ठीक है कि नहीं? तो इस विषय को, इस पॉइंट्स को आपको जानना है और समझना है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का उदय में किस प्रकार से सहायक हुआ। पॉइंट नंबर टू लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक और धार्मिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक शोषण एवं पुनः जागरण, दोनों लिखिए, एवं पुनः जागरण। अच्छा, उस आर्थिक नीति में एक बात ध्यान रखिएगा, एक आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग था, इसके कारण कितने की नीलामी, जमींदारी की नीलामी भी कर दी गई थी। उसका नाम था इनाम आयोग, भूलिएगा नहीं। कहीं की जमींदारी नीलाम हुई थी इससे, ये सब भी एक कारण था। इनाम आयोग को याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है? अब आइए पॉइंट नंबर 2, सामाजिक धार्मिक शोषण एवं पुनः जागरण। ये समाज, आप कहिएगा कि सर ये सामाजिक धार्मिक शोषण कैसे? क्योंकि एक दौर भारत में आया कि भारत में ईसाईकरण की शुरुआत। आप लोग को याद होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में, पॉइंट नंबर 2 पहले लिखने दो, तब पॉइंट नंबर 2 आओगे नहीं? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या था? सामाजिक, धार्मिक शोषण एवं पुनः जागरण का प्रभाव, पुनः जागरण का प्रभाव। ये क्या था? भी मैंने कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक शोषण में 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। चार्टर एक्ट क्या था? इसमें भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश, ठीक है कि नहीं? धर्म प्रचारक, पादरी सब आने लगे, तो एक तरह से कहिए इसके द्वारा भारत का ईसाईकरण शुरू, भारत का ईसाईकरण किया गया। तथ्यों के दृष्टि से पढ़े हैं ना? तथ्य के दृष्टि से क्या पढ़े कि 1813 में पादरियों को भारत में, ठीक है, 1 लाख रुपया दिया गया। और प्रभात जी, ये सब अभी परिचर्चा में नहीं है, ये पढ़िए। इस पॉइंट्स को मैं 1813 कहाँ है, ये तो ही मैंने अभी बताया भी कि पादरी को भारत में अनुमति दी गई, ठीक है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु था। दूसरा, आपकी जानकारी में होगा ही कि 1757 के विद्रोह का एक कारण यह भी था कि हमारे सैनिकों को समुद्र के बाहर भेजा जाने लगा, और हिंदू धर्म में पहले समुद्र के पार जाना मना था।
ऐसा माना जाता था कि समुद्र के पार यदि ये जाता है तो इसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। आज देखो समुद्र पार जाने में लोग गौरव के साथ कहते हैं, रोशन गौरव के साथ कहता है कि सर अभी हम थाईलैंड से घूम के आए हैं। ठीक है, कि गरिमा कहेगी सर हम मलेशिया गए थे, भी कोई कहेगा कि हम लंदन गए थे, कोई कहेगा अमेरिका गए थे। अनुराधा जी सामने दिखाई दे रही है, कहेंगी सर अभी तो मैं यूरोप से, फ्रांस से, पेरिस में शाम बिता के मैं आई हूँ। ठीक नहीं, गौरव के साथ आप लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज में गौरव था, उस समय था धर्म भ्रष्ट। नेपाल गए थे। अच्छा प्रभात जी का, तो नेपाल समुद्र पार में नहीं आता है। प्रभात जी आपका धर्म बच गया, तो यदि आप ब्रिटिश काल में होते तो आपका धर्म बच जाता। भूटान भूटान जाने में बच जाता, पाकिस्तान तो खैर उस समय था भी नहीं। ठीक है, खैर चलिए मूल में आ जाइए। तो मैंने बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये बिंदु थे, और साथ ही ये भी बिंदु था 1857 के पहले कि भारत को ब्रिटिश सेना में बाहर भेजा जाएगा युद्ध लड़ने के लिए, तो वो भी एक बिंदु था। उन सब के कारण सामाजिक धार्मिक शोषण हुआ भारतीयों का, तो वो भी पॉइंट लिख देंगे एक, भारतीयों को देश से बाहर, भारतीयों को देश से बाहर भेजा जाए, भेजा जाने लगा। इसी कड़ी में इसी क्रम में भारतीयों का धर्म संकट में आया। भारतीयों में विशेषकर सनातन धर्म का संकट में आया। यह सामाजिक धार्मिक शोषण था। ठीक है, अब आइए पुनर्जागरण। आपकी जानकारी में दे दे कि पुनर्जागरण से क्या हुआ, समाज की बुराइयां गई, लोग चेतनावान हुए, शिक्षा आगे बढ़ी रहा था। अभी प्रभात जी ने लिखा कि 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए दिए गए। 1835 के मैकाले प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने लगे, समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि उन सब का इम्पैक्ट पड़ा। देखेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव में, आधुनिक शिक्षित वर्ग, आधुनिक शिक्षित वर्ग में चेतना आई, वर्ग में चेतना आई, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। देश के विषय में राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्र का प्रेम, राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था, यही था राष्ट्रवाद। चलिए तीसरा बिंदु पढ़ लिया अभी जस्ट। क्या पढ़े? कांग्रेस के पहले, मैंने ये लिख देंगे, पूर्ववर्ती संस्थाएं, पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं भी पढ़े हैं जस्ट। लैंड होल्डर्स, पहले तो बंग सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था 1885 में। ठीक है कि नहीं? उसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी चले गए भाग लेने के लिए, और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इकट्ठे नहीं हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885, मद्रास महाजन सभा 1884, ये सारे संगठन राष्ट्रीय आंदोलन के पृष्ठभूमि को तैयार किया। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, बंग भाषा सभा से, और सब आपने पढ़ाई है, सभा से कहाँ तक? बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक। अभी सब पूरी चर्चा की है 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, इसलिए इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं।
ठीक है कि नहीं। फिर लिखिए संचार और परिवहन का विकास, संचार और परिवहन का विकास, उसमें लिख दीजिए संचार और परिवहन का विकास, लिख दीजिए आधुनिक, आधुनिक रेलवे का विकास, आधुनिक रेलवे का विकास हुआ। सड़क निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि के फलस्वरूप, सड़क निर्माण इत्यादि के फलस्वरूप आपस में लोगों का संवाद स्थापित हो, आपस में लोगों का संवाद स्थापित हो, आपस में लोगों का संवाद स्थापित हो। फिर लिखिए प्रेस और साहित्य का विकास, प्रेस और साहित्य का विकास, प्रेस और साहित्य का विकास। आपकी जानकारी में मैंने दिया है कि प्रेस और साहित्य के विकास में चौथा पॉइंट क्या लिखे थे, चौथा पॉइंट क्या लिखे थे, संचार साधन, का विकास। संचार साधन के विकास में क्या लिखे, मुख्यतः रेल, रेलवे ने सामाजिक क्रांति लाई, सोशल रिवॉल्यूशन लाया, इकोनॉमिक तो लाया ही लेकिन सोशल लाया। लोगों को विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठा बैठे, फर्स्ट टाइम लोग अपने गांव से बाहर निकले। ये रेलवे का ही कमाल था कि लोग कलकत्ता तक पहुंचने लगे, बम्बे तक जाने लगे, कि नहीं। ये तो पहले लोग एक ही गांव में जन्म लेते थे, एक दो गांव तक जाते थे और मर जाते थे। वो दुनिया आज देखते हो, आज का युवा दुनिया देखता है, घूमता है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि उसकी समझ का आउटलुक कहीं ज्यादा व्यापक होता है। तो ये जो संचार साधन था, ये रेलवे ने संचार क्रांति का भी काम किया। इसके अलावा पांचवा पॉइंट सभी आपको मैंने बताया था, प्रेस और साहित्य का विकास। प्रेस एवं एनसीईआरटी का ही सारा लाइन है, प्रेस और साहित्य का विकास। आप लोग शुरू से देखे हैं, पाली पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय उनकी संवाद कौमुदी से लेकर, अच्छा ये जो प्रेस और साहित्य था इसमें स्थानीय भाषा भी महत्वपूर्ण था। बंगाली नामक पत्रिका थी, सोम प्रकाश नामक पत्रिका थी, ये जितनी पत्रिका और पुस्तक थे ये सब लोगों को चेतनावान कर रहे हैं। इसलिए आपकी जानकारी में यह भी मैं दे दूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डिक्टन ने लाया। अरे कौन है ज्योति जी, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, भगाओ इसको, टहल के पढ़ाई करते हो जी, हटाइए इसको। कौन है ज्योति, हटाओ तो, हटाइए इसको। टहल के पढ़ता है, फोटो दिखा रहा है, बिना फोटो का कल से नहीं, कल तक फोटो नहीं लगाएगा तो हटा देंगे। ये सब मुझे पसंद नहीं आती है, बार बार पहले भी कहे हुए हैं। जब हाल है, तेरा दिखा रहा था, टहल रहा था, देखो क्या पढ़ेगा। कहाँ थे हम लोग, तो बड़े अच्छे जगह पे थे, प्रेस और साहित्य में। तो लिखिएगा 20वीं सदी में, 20वीं सदी में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने, कई राष्ट्रवादी नेताओं ने समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का संपादन किया। इसमें अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध किया, इसमें अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध किया, विरोध किया। इन पत्रिकाओं में ज्ञान प्रकाश, सोम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, सोम प्रकाश
इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, सोम प्रकाश, इंदु प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, अलग अलग जगह हम लिखाते भी हैं, इंडियन मिरर, स्वदेश, सुलभ समाचार, द हिंदू बंगाली, द हिंदू बंगाली, एडवोकेट प्रताप, एडवोकेट प्रताप, समाचार पत्र है। ये सब क्या था? सब समाचार पत्र था। ठीक है कि नहीं? है नहीं ज्योति? ज्योति वो करो, कि कोई प्रवाह टाइप का हो, कम से आए तो उसको मत करो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। तो थे कि ये था समाचार पत्र, और ये समाचार पत्र को अलग अलग जगह आप लोग को लिखाते भी हैं। अमृत बाजार पत्रिका की चर्चा मैं करूंगा ही, लिट्टन की नीतियों की कड़ी में ही करूंगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा। अभी तो मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास को दिखा रहा हूँ। कुछ पत्र पत्रिका भी इंपॉर्टेंट था, उपन्यास इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसी क्रम में। दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदी एवं मठ, आनंद मठ, उसमें क्रांतिकारियों की एक गीत थी, वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया मठ। ऑलरेडी पढ़े हैं दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, सुब्रमण्यम भारती की रचना, सुब्रमण्यम भारती की रचना, मधुसूदन दत्त की रचना, मधुसूदन दत्त की रचना, मधुसूदन दत्त की रचना, हरिश्चंद्र का नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, तेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इत्यादि ने, इत्यादि ने, इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया। साहित्य में आगे लिट्टन की नीतियां जब लिखाएंगे तात्कालिक कारणों में, तो उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिगड़ती हुई आर्थिक दशा, तो बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण क्या हुआ? गरीबी बेरोजगारी काफी बढ़ गई, गरीबी दरिद्रता में बदल गया, तो ये भी एक कारण था। छठा, बिगड़ती हुई आर्थिक दशा, बिगड़ती हुई आर्थिक दशा। ठीक है, ये बिगड़ती आर्थिक दशा का परिणाम क्या है? गरीबी बेरोजगारी। एक ही लाइन से समझ सकते हो, गरीबी बेरोजगारी। और इन सब का कारण क्या था? रापण का कारण था अशिक्षा, जिससे आज तक हमारा बिहार उबर नहीं पाया। आज भी एक राजनीतिक पार्टी एक ही मुद्दे को लेकर चल रहा है, अब की बारी बच्चों की बारी। ठीक है कि नहीं? और हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लाएंगे, शराबबंदी को हटा करके। है अपना विचारधारा है। तो आज भी ये अहम ज्वलंत प्रश्न है, बिहार में पिछड़ापन और गरीबी के पीछे का कारण अशिक्षा के कारण चेतना नहीं आई। पर राजनीतिक चेतना तो आई, लेकिन जो सामाजिक चेतना रहनी चाहिए, आर्थिक चेतना रहनी चाहिए, वो बिहार में कम है। जो भी दिल्ली में लोग रहते हैं, ठीक है, या इस जो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं दो चार लोग, तो समझ रहे हैं कि बिहार में हर तीसरा चौथा आपको एक बिहारी मिल जाएगा। ऑटो में बैठिए, बस में जाइए,
तो 40% 30% आपको बिहार के लोग मिल मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, मूल बिंदु यह है कि छठी के बाद सातवीं जो महत्वपूर्ण बिंदु था, लिट्टन की नीतियां, तात्कालिक था। लिट्टन की नीतियां लिखेगा। मैकबेथ के नाम से प्रसिद्ध, ओवन मैकबेथ के नाम से प्रसिद्ध, ओवन मैकबेथ के नाम से प्रसिद्ध लिट्टन की दमनकारी नीति, लिट्टन की दमनकारी नीति कैसे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, 1878 जिसके द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देसी भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है कि इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है कि इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है भाई? कड़ी में महत्वपूर्ण है कि शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका काफी महत्वपूर्ण है। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इस एक्ट के बाद बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। किसकी थी है? ये थी शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्या लिखे? शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया। शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया। बिना इसका, यह अधिनियम क्या था? बिना लाइसेंस कोई बंदूक नहीं रख सकता और 1000 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया इस आधार पे। लिखेंगे शस्त्र अधिनियम 1878। इसमें क्या हुआ? बिना लाइसेंस की एक बंदूक नहीं रख सकता। लिख दीजिए, बिना लाइसेंस के बंदूक पर प्रतिबंध। नेक्स्ट कड़ी में है दिल्ली दरबार 1877। जब ब्रिटेन में राजा बदलते हैं सामूहिक भोज दी जाती थी। दिल्ली दरबार 1877 में लगा। पहली बार दिल्ली दरबार लगाया। भारतीयों को बड़ा अजीब लगा। एक तरफ भयंकर अकाल पड़े हुए हैं, सूखे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार लगा हुआ है। स्वाभाविक है कि सब बिंदुओं पर 90 लाख लोग, एक आंकड़ा है, 90 लाख लोग उस महामारी अकाल में मर गए थे। और दूसरी तरफ सरकार लाखों रुपए दिल्ली दरबार पे खर्च कर रही थी। ठीक है कि नहीं? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर आपको ध्यान में रखना है। और यह जो अकाल था बेसिकली दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में था, तो ये एक फैक्टर था। दिल्ली दरबार 1877 याद रख लीजिए, यही अपने आप में काफी है। इसके बाद तब लिट्टन की नीतियों में ही, लिट्टन की नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, आईसीएस की परीक्षा में अभी मैं बताया कि इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सेवा आंदोलन खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि आईसीएस की उम्र में कमी कर दी। भारतीयों के लिए 19 साल में पेपर पास करना बहुत कठिन था। तो लिखेंगे
चौथा पॉइंट, आईसीएस की उम्र में कमी कर दी गई। आईसीएस की उम्र कमी कर दी गई, 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। आईसीएस की उम्र सीमा, चौथा पॉइंट, आईसीएस की उम्र सीमा उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। 21 से घटाकर 19 कर दिया। इसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 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 सिविल सेवा आंदोलन की शुरुआत की। सिविल सेवा आंदोलन चलाया। सिविल सेवा आंदोलन चलाया। सिविल सेवा आंदोलन चलाया। क्या ये इंपॉर्टेंट बिंदु, ये सब तात्कालिक कारणों में काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। ये चारों को टिप्स पे रखिएगा। और इसी के लिए किसने चलाया सिविल सेवा आंदोलन? एसएन बनर्जी ने। एसएन बनर्जी ने क्या चलाया? सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। सिविल सर्विसेज मूवमेंट चलाया। सिविल सेवा आंदोलन चलाया। सिविल सेवा आंदोलन चलाया। क्या चलाया? सिविल सेवा आंदोलन ने चलाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया। ऑलरेडी पहले पढ़े हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में हिस्सा लेने के कारण कांग्रेस के स्थापना में उपस्थित नहीं हो पाए थे। भी पूछता है कि कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले पाए कतिपय कारणों से। उसमें एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही साहब थे। इसको सुनिए, बार बार कॉपी देखिए, रिवीजन कीजिए, तब न बनेगा, क्या कि नहीं। अब आइए, इसके बाद लास्ट है इल्बर्ट बिल विवाद। ये रिटर्न से जुड़ा हुआ नहीं है इल्बर्ट बिल विवाद, इसका संबंध है रिपन से। तो लास्ट है 8वां, इल्बर्ट बिल विवाद। ये बहुत इंफैटिक कॉजेस था। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद था कि वायसराय के कानूनी सलाहकार थे मिस्टर इल्बर्ट। उन्होंने 1883 में एक बिल को प्रस्तुत किया। उस बिल में यह कहा गया कि भारतीय जज अब ब्रिटिशों की मुकदमा को भी सुन सकते, मतलब न्यायिक समानता लाने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया, जिसका भारतीय तो बहुत खुश हुए। इससे अच्छा बात और क्या होगा कि हमको ब्रिटिशों का, गोरे लोगों का मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिला। लेकिन जो अंग्रेज थे, गोरे लोग, वो नाखुश हो गए, उन्होंने विरोध किया। और विरोध के बाद इल्बर्ट बिल को रिपन ने वापस ले लिया। भारतीयों को यह बात बहुत नागवार लगी। उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि यदि हम भी इकट्ठे रहेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएगी। और इसी पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस की स्थापना, यही सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। तो लिख देंगे एक लाइन और, इल्बर्ट बिल विवाद 1883। ये क्या था भाई? ये थे वायसराय के कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार, वायसराय के कानूनी सलाहकार कौन? इल्बर्ट। इल्बर्ट ने न्यायिक समानता के लाने के दृष्टि से, न्यायिक समानता लाने के दृष्टि से, न्यायिक समानता लाने की दृष्टि से एक बिल लाया, एक न्यायिक बिल लाया, एक बिल लाया जिसमें भारतीयों को
ब्रिटिशों के भारतीयों को ब्रिटिशों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया, ठीक है, अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए, किसका ब्रिटिशों ने विरोध किया, ब्रिटिशों ने विरोध किया। इस विरोध के कारण महारानी के बीच बचाव के बाद संशोधित बिल सामने आया। इस बिल में 50% अंग्रेज जज भी रहेंगे। इस बिल में, संशोधित बिल में 50% लोग थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण में हम लोग देख रहे थे कि उदय के कारण इसमें हम लोग गिलबर्ट बिल को देख रहे थे 1883 में, और अंत में गिलबर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। लेकिन इस वापसी की कड़ी में जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना थी, वो राष्ट्रवाद की भावना का आगाज होता। देखेंगे इसी पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होता है और जिसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया। इसके तीन चरण थे। बीच में कभी टीवी बंद हो जाए आप लोग का तो घबराइएगा नहीं, लाइन कट जाती है इसलिए बंद हो जाता है। मैं मैसेज वेट नहीं भी लिखूं तो भी धैर्य बना के रखिए, ठीक है। गिलबर्ट बिल बाद राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। इसके तीन चरण थे। पहला 1885 से 1905 उदारवादी चरण। पहला 1885 से 1905 उदारवादी चरण। स्वतंत्रता संग्राम था उदारवादी चरण। 1885 से 1905। दूसरा था उग्रवादी चरण 1905 से 1917। और तीसरा था गांधीवादी चरण 1917 से 1947। बस आज यहीं तक रहेंगे। तब में हम लोग अन्य बातों को देखना चाहेंगे, ठीक है। आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। तब इसके बाद आपका बिहार विशेष है, कुछ करेंट के बिंदु हैं, क्वेश्चंस भी हैं।
तो अपनी जगह पे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिहार विशेष को वर्बली आपको समझाया जाता है, फिर पीडीएफ भेज दिया जाता है जिसको आप कॉपी से नोट। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एक एक करके मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। हम लोग अब लिखेंगे अन्य बातें। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक सब लोग लिखे भी ना? नहीं लिखे तो प्रकाश जी, अरे भाई आप भेज दिया कीजिए। ये ये भेजते नहीं है तो बच्चे लोग कुछ छूट जाता है तो देख लेंगे भाई। ये वीडियो दोनों भेज ही देते हैं समय पर। चलिए नेक्स्ट, अन्य बातें। अभी तक ठीक, अभी तक ठीक। चलिए सबसे पहला लिखिए, तथ्यों के दृष्टि से सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अति महत्वपूर्ण है कि लैंड डेप्ट टू इंडिया, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। पॉइंट नंबर 3, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भारत में पक्षी विज्ञान के जनक लियो ह्यूम को माना जाता है। चंदन जी, सलीम अली पढ़ाने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम में हम उसी से संबंधित बातें करेंगे। तो कभी कभी जनरल कक्षा में छोटी छोटी बातें छूट जाती है। ठीक है, यो ह्यूम को कहा जाता है, जिन्हें हर्बिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, जिन्हें शिमला का संत भी कहते हैं, शिमला का संत और जनता का मित्र भी कहते हैं, जनता का मित्र भी कहते हैं। फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर नहीं थे, वह कांग्रेस के संस्थापक थे, आईसीएस ऑफिसर थे, इटावा के जिला कलेक्टर थे। लिख दीजिएगा। ठीक है, यो ह्यूम थे। नेक्स्ट, एडी बेसेंट ने कहा था, मैं हृदय से और संस्कृति से भारत से जुड़ा, हृदय और संस्कृति से भारत से जुड़ा, पॉइंट नंबर 5, भूलेंगे नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ राजा समुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, की स्थापना 1878 में वीरेश लिंगम ने किया। 1878 में वीरेश लिंगम ने किया।
सेवा सदन सोसाइटी की नींव वीरेश लिंगम, वीरेश लिंगम नहीं लिखना जानते हैं, वीरेश लिंगम। राजा समुद्री, राजा समुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि सेवा सदन सोसाइटी, सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना एम मालवाड़ी ने 1908 में, एम मालवाड़ी ने 1908 में किया, जबकि पूना सेवा सदन की रामाबाई रानाडे ने, पूना सेवा सदन की नींव रामाबाई रानाडे ने 1909 में किया, 1909 में किया। मोहंडम लिटरेरी सोसाइटी, मोहंडम लिटरेरी सोसाइटी 1863, 1863, मोहंडम लिटरेरी सोसाइटी 1863। अब्दुल लतीफ संस्थापक सदस्यों में से, अब्दुल लतीफ संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, बस। तो आज की कक्षा में इतनी बातें काफी है, और मैं समझता हूं कि यदि आप इसे याद करके रख लेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी उपयोगी है। अब हम लोग चलते हैं।